नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय ए के यूट्यूब चैनल पर। रीड के लिए वीडियोस शुरू कर दिए गए हैं जिसमें हम सोशल साइंस के जितने टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कक्षा 6 से 8 तक की किताबों का विशेषतः अध्ययन करना है। 2019-20 के जो दौरान चलती थी किताबें, उसी के आधार पर ये कक्षा 6 में पाठ जो 16 है हमारा अतीत, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो आप सुनते जाइए, समझते जाइए। प्रयास अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अतीत चैप्टर है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और सभ्यताओं से संबंधित जो भी इसमें मैटर है, इसमें हम इसको कवर करने वाले हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ चैप्टर को। ठीक है, सुनते जाइए और आराम से समझते जाइए। दोस्तों, हम और आप जिस भी समाज में रहते हैं, हम जिस भी समाज का हिस्सा हैं, उस समाज के परिवेश की हमें क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। और हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी रही है, और हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिख रहा है। इस बात को मैं कैसे साबित कर सकूं? तो कर सकता हूं कि देखिए, आप आज के और पहले के ज़माने में अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या करें, प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हैं। आपके घर में किसी की शादी का एल्बम हो, आज से 10 से 15 साल पुराना, बहुत अच्छा होगा। उसको आप देखिए, उसमें आपके घर वालों का, आपका पहनावा, वेशभूषा, हमारा जो हेयर स्टाइल हम कह सकते हैं उसको, हमारे घर का जो प्रकार था, हो सकता है उस समय पर किसी के कच्चे मकान हो, हमारी गलियां कच्ची हो सकती हैं। ठीक है, तो बदलाव आया मतलब हमारा जीवन वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। तो ये सबसे सही तरीका है हमें अपने पीछे झांकने का कि कितना बदलाव आ चुका। सीधी सी बात मैं करूं कि जिस भी चीज़ पर अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, चाहे तो ये मोबाइल है, चाहे ये आपके पास में टैबलेट है, चाहे फिर ये आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर, जिस भी चीज़ पर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। ये पहले नहीं थी ये व्यवस्थाएं, तो फिर व्यवस्था कैसे चलती थी? ठीक है, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि खाना बनाने के लिए अब हर घर में गैस चूल्हा है या फिर लकड़ी का चूल्हा है जिस पर आग के द्वारा खाना पकाया जाता है। आग नहीं थी तो व्यवस्था कैसे बनती होगी? खेती बाड़ी, जो आजकल किसान आंदोलन से आप सभी रूबरू हो रहे हैं, कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो मतलब यदि खेती बाड़ी का आविष्कार नहीं था तो फिर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे अपना काम करते थे? चैप्टर में आपके ये भी दे रखा है कि उस समय का जीवन कैसा होगा जब सड़कें नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। तो इस प्रकार की जो हमारी बातें हैं, परिस्थितियां हैं, इनको पहचानने के लिए, जानने पहचानने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे अतीत का अध्ययन है, और इसे हम हमारे अतीत को जानना और पहचानना कह सकते हैं। ठीक है, अब इस अतीत को जानने और पहचानने के बीच में हमारे पास में कुछ इतिहास के स्रोत होने चाहिए। ठीक है, जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, इस अतीत को जानने पहचानने में जो इतिहास के स्रोत होते हैं वो मुख्यतः होते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, देखिए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, वंशावलियाँ, विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब ये एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो हमारा जो अतीत है, अतीत मतलब जो हमारा कल बीत गया, ठीक है, अतीत में जो ज्ञान का भंडार है उसका हमें पता लगाना है। अब उसके लिए हम पता लगाने के लिए क्या, हमारे पास में कोई पुख्ता चीज़ें होनी चाहिए, कुछ सबूत होने चाहिए, ठीक है, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकें, पता लगा सकें। तो जो पुरातन सामग्री होती है, ठीक है, खास करके हम यहाँ पर एक शिलालेख, ठीक है, जो शिलालेख होते हैं, पत्थर पर गुदवा कर लिख दिया जाता था, है ना, राजा महाराजा अपनी बातों को लिखो। जैसे आपने अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे जो शिलालेख होते हैं, जो पुरातन सामग्री होती है, वो ज्ञान के भंडार है। वो यदि मिलते हैं तो हमारे अतीत का ज्ञान हमें अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इतिहास के स्रोत में हमारे
मैंने आपको बताया अभी शिलालेख, तो जितनी भी विकसित नदी घाटी सभ्यताएं थी, जैसे हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, है ना, जिसमें भाई टूटे भवन हो गए आपके, पुराने सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, है ना, और क्या कहते हैं, कोई औजार हो गया किसी भी प्रकार का जिससे कि काम में लिया जाता था, है ना, मूर्तियाँ हो गई। तो ये जितने भी हजारों पूर्व वर्ष पहले जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उनसे हमें किसका पता चलेगा, हमारे इतिहास का पता चलेगा, हमारे अतीत का पता चलेगा, और ये इतिहास के क्या हो जाएंगे, मुख्य स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो स्रोत हैं ये किसी समय पर हमारे जो पूर्वज हैं या फिर जिस स्थान से ये हमें मिले हैं उनके काम में आ रहे थे, उनकी ये काम की चीज़ें थी। ठीक है। तो ये उनकी काम की चीज़ें जो किसी भी कारण से वो सभ्यता, वो गांव, वो शहर जब नष्ट हो गए तो ये धरती के अंदर समा गए या दब गए। फिर जैसे जैसे खुदाई होती गई ये जितने भी स्रोत थे ये हमें मिलने लगे, हम इनके आधार पर अध्ययन करने लगे कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, ये चीज़ें हमें प्राप्त होने लगी। ठीक है। तो इतिहास के स्रोत ये हो गए। अब इन ऐतिहासिक स्रोतों को हमने यहाँ पर बांट दिया इन भागों में। किन भागों में? एक देखिए, जैसे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं दोस्तों जो किसके द्वारा इकट्ठे किया जाते हैं? पुरातत्ववेताओं के द्वारा। पुरातत्ववेता, जो पुरातत्ववेता होते हैं वो इकट्ठे करते हैं, इनको एकत्रित करते हैं। जैसे पत्थर या धातु पत्र पर कोई लेख लिख दिया जाए, जो मैंने अभी आपसे बात की थी शिलालेख की। ठीक है, पत्थर पर लिख दिया गया है ना, शिलालेख हो गया। प्राचीन काल के भवन हो गए, स्मारक हो गए, किले, सिक्के, शिलालेख, ये सभी क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। प्राचीन काल में भवन, किले, सिक्के, ये जितनी भी चीजें हो गई ये पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगी। ठीक है। दूसरा हमारा जो यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत में है वो है दोस्तों आपका साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमें किस रूप में मिलेंगे? देखो, ये किसी ना किसी एक भाषा में मिलेंगे, किसी ना किसी एक भाषा में मिलेंगे, और हमें लिखित रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? लिखित रूप में मिलेंगे। तो ये जो साहित्यिक जो स्रोत हैं ये किसी भी भाषा में मिलेंगे, हमें लिखित रूप में मिलेंगे। इसके अंदर क्या हो सकती है? कोई कहानी हो सकती है। ठीक है, कहानी हो सकती है, कोई कथा हो सकती है, उस समय पर जो भी प्रचलित था। तो कहानी, कथाएं और किसी भाषा और लिपि के ग्रंथ जो मिलते हैं हमें, जो भी हमें ग्रंथ मिलेंगे ये साहित्यिक स्रोतों के अंदर गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे? साहित्यिक स्रोतों के अंदर गिने जाएंगे। ठीक है। अभी हम इतिहास के स्रोत यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ये है वंशावलियाँ। क्या है ये? वंशावलियाँ। देखो, वंशावली का आप सीधा सा ये तरीके आप समझ सकते हैं कि कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो वहाँ पर ये पुरोहित या पंडे कहलाते हैं, वो होते हैं, वो आपकी पूरी पीढ़ी का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है। अब इसमें और भी तरीके के हम नाम ले सकते हैं, जैसे आपकी पुस्तक में दे रखे हैं राव, बड़वा, भाट, बारोट, जागा, पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार। ये क्या करते हैं? अनेक समुदाय जो हैं ये वंशावली लेखन का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? वंशावली लेखन का कार्य करते हैं। ये वंश लिखते जाते हैं। ठीक है। तो भारतीय नृवंश की यानी जो नरवंश है इसकी संपूर्ण विवरण बहियों में संजोए रखा है। ये बही रखते हैं, उसमें लिखते जाते हैं, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता है। तो भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। ये तो आपको मैंने बता दिया वंशावली को हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरी बात इसमें भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएं, साहित्य, इतिहास लेखन, परंपरा जैसे मूल्य संवाहकों के साथ ही वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है और इतिहास को जानने में काम आता है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है। तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक, और वो भी पूरे वंश का लेखा जोखा
इन वंशावली की जो बहिया होती हैं इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो अब परीक्षा में अब ये कुछ नाम पूछे जा सकते हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा और इनको याद भी करिएगा कि राव, भाट, बारोट, पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार, ये क्या थे? ये ऐसे समुदाय थे दोस्तों, ये क्या थे? ये ऐसे समुदाय थे, ये समुदाय हैं जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से वंशावली लेखन का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वंशावली लेखन का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका ऐतिहासिक स्रोत में आएगा विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन देखो, इसमें ऐसे सरकारी और गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जो हमारे पूर्वजों के रहन सहन और संस्कृति की जानकारी देते हों, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए हों, उन्होंने यहाँ पर रहकर जो अनुभव प्राप्त किया, ठीक है, जो अनुभव प्राप्त किया और जो भारत की उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने अपने इन ग्रंथों में लिख दी। तो ये विदेशी जो लोग आए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो विदेशी यात्रियों का वर्णन है। वो भाई भारत में आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति की जानकारी ली, यहाँ से अनुभव प्राप्त किया और यहाँ के बारे में ही उन्होंने लिख दिया। इसमें हम देखें तो भाई एक आपका हेनसांग और मेगस्थनीज, जैसे मेगस्थनीज का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो लेखक हैं, ये विदेशी जो यात्री हैं, इन्होंने भारत के बारे में अपनी जो अनुभव थे उनके अनुसार भारत के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना, तो ये आपका ऐतिहासिक स्रोत हो गया। समाज में रहते हैं हम, परिवेश का हमारे पर असर होता है। ऐतिहासिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, वंशावली और विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यह है देखो आपके पुरा ऐतिहासिक का मानव जीवन और स्थायी जीवन का आरंभ, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मनुष्य का जब से जन्म हुआ, मनुष्य का जन्म, तो मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक, लिखने का जैसे ही विकास हुआ उस तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पुरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो पुरा ऐतिहासिक काल कौन सा कहलाता है? मनुष्य के जन्म से लिपि के विकास तक, लिपि के विकास तक का जो काल होता है, इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं या पुरा ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आप प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं या पुरा ऐतिहासिक काल भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई? 40 लाख वर्ष पूर्व। मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई और भाई पृथ्वी की उत्पत्ति थी करोड़ों वर्ष पहले हो गई। ठीक है, अब विश्व में अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ी मिली, हड्डियां मिली, जो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पुरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो आज से 10,000 वर्ष पहले तक का काल इस काल के अंतर्गत या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। अब इस काल की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था उसका जो जीवन था वो झुंड बनाकर रहता था। कैसे रहता था? झुंड बनाकर रहता था और जंगलों में भोजन की तलाश में वो घूमता था। झुंड बनाकर रहता था, जंगल में भोजन की तलाश में वो घूमता था। तो जानवरों का शिकार करके गुफाओं में रहता था, यही उसकी दिनचर्या थी। ठीक है, और जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। तो वो कहने का मतलब जंगल में गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाओं के दरवाजे पर क्या जला देता था? आग जला देता था ताकि जंगली जानवर से उनकी रक्षा हो सके। आग किससे जलाता था?
तो आग मेरे दोस्तों वो पत्थर से ही जलाता था, कोई माचिस कोई लाइटर उस समय पर नहीं था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जैसी आज व्यवस्था है वो वैसी पहले नहीं थी। ठीक है, पत्थर से आग जलाता था, पत्थर के बर्तन और औजारों का ही उपयोग करता था। तो मतलब ये प्रस्तर काल एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के बर्तन यूज करता था, पत्थर के ही औजारों का प्रयोग करता था। तो इसलिए इस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल, जिसे हम प्रस्तर युग भी कह सकते हैं, प्रस्तर युग। तो पाषाण काल या प्रस्तर युग ये क्या है दोस्तों, ये मैंने गुफा बनाई है। क्या बनाई है, गुफा, जिसके अंदर निवास करता था और भोजन की तलाश में घूमता था और जंगली या जानवरों का शिकार करके वो खाता था मनुष्य। ऐसा उनका हिसाब किताब। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि जो आदि मानव था घुमक्कड़ तो था ही। ठीक है, घुमक्कड़ जीवन ही बिताता था, साथ ही ये रहता था छोटे छोटे समूह में, छोटे समूहों में, छोटे समूहों में वो रहता था और समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था। एक स्थान पर भोजन जैसे ही समाप्त हो जाता था तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए निकल जाता था, क्योंकि भोजन के लिए ही दरअसल में घूमना फिरना चलता रहता था। ठीक है, और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उससे क्या बनाता था, हथियार बनाता था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई पत्थर के ही बर्तन, पत्थर के ही हथियार, तो पाषाण युग था, ये प्रस्तर काल था, जिसमें छोटी कुल्हाड़ी हथौड़ी जो भी बनाना था इसको वो बनाने लगा। धीरे धीरे पत्थर के औजारों में लकड़ी का हत्था लगाना शुरू कर दिया। जैसे पहले यही था ठोकने का पीटने का, जो मैं अभी गोला बना रहा हूँ आपका, है ना। फिर इसके अंदर इसको पता चला यार इसके अंदर अपन एक हैंडल लगा दें तो इसको पीटने में क्या हो जाएगी, किसी वस्तु को ठोकने में पीटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हत्था डालकर अच्छी तरीके से प्रयोग में लेने लगा। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर स्थायी जीवन का आरंभ। स्थायी जीवन का आरंभ कैसे शुरू हुआ, अभी तक मनुष्य क्या था, पूरा ऐतिहासिक काल में क्या था, केवल घूम रहा था, विचरण कर रहा था भोजन की तलाश में। जब भोजन एक स्थान पर खत्म हो जाता तो वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, क्या क्या मेरे पास में है, वैसे वैसे वो अपने लिए क्या जुटाने लगा, सुविधा। क्या जुटाने लगा, सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, पेड़ की छाल बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर का बचाव करता था, ठंड से बचाव करता था। ठीक है, ढककर बचाव करता था। बाद में जानवरों को पालने लगा, धीरे धीरे पौधे उगाने लगा। ठीक है, अन्न पैदा करना सीख गया, जिससे घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। अन्न पैदा करने से घुमक्कड़ जीवन समाप्त कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको पूरा ऐतिहासिक काल में अभी बताया था कि मनुष्य केवल घूमता था अपने भोजन की तलाश में, लेकिन जब वो अन्न पैदा करने लग गया तो वो स्थायी रहने लग गया, क्योंकि जैसे अन्न उगता वो उसको उसका खाने पीने का काम चल जाता और वो वहीं पर रहने लगा और खेती करने लगा। ठीक है, फिर जानवरों के पालन में कुत्ते बकरी भेड़ जानवर उसने पालतू बना लिए और अपने कार्य में उससे सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की भी खोज कर दी। अभी तक जो मानव केवल पत्थर पर डिपेंड था, अब वो कहाँ पर आ गया, धातु पर आ गया, मेटल पर आ गया। धातु की उसने खोज की। ठीक है, पहले उसने कौन सी धातु खोज की दोस्तों, पहले उसने खोज की यहाँ पर तांबा। सबसे पहले यदि उसने खोज की धातु तो वो कौन सी थी, तांबा। ठीक है, सबसे पहले उसने तांबा खोज की, तांबा। तांबा खोजने के बाद में फिर उसने खोजा जस्ता और फिर उसने खोजा सीसा। देखो, तांबा सबसे पहले, फिर जस्ता और फिर सीसा इसने खोजा मनुष्य ने। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सबसे पहले तांबे की खोज की। अब कहें कि भाई सबसे पहले तांबे की खोज की, क्या मतलब हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो जहाँ पत्थर के औजार मिल रहे थे उसके बाद में जब तांबे के औजार मिलने लगे तो पता चला कि भाई मनुष्य ने फिर तांबे की खोज की होगी। ठीक है, सबसे पहले धातुओं में तांबे की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना शुरू कर दिया। देखो, किसी भी सामान को
खींचने के लिए, ढोने के लिए यदि पहियानुमा आप किसी उस पे ले जाएंगे वाहन पर, तो आपको फोर्स कम लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स कम लगेगा। तो वहीं पर उसने जब पहिया बनाना सीखा, गाड़ी बना ली, तो उसको उपयोग में लेने लगा। पत्थर की चाक पर मिट्टी बनाने लगा, गेहूं, जौ और कपास की खेती करने लगा, झोपड़ी बनाकर रहने लगा, जानवर पालना आदि उसने कार्य शुरू कर दिया। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थायी जीवन की बात कर रहे हैं, है ना। तो आवश्यकताओं की धीरे धीरे वो क्या करने लगा? पूर्ति करने लगा। और अब मनुष्य मानव समझदार होने लगा, प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल या ताम्र काल तक आते आते मानव का रहन सहन काफी अवस्था में आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जब पाषाण से तांबे तक उसने यात्रा की, धातु खोजने तक यात्रा की, तो ही उसके लाइफस्टाइल में, मानव के लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गया और उस अवस्था में वो काफ़ी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका स्थायी जीवन आरंभ यहाँ से हो गया था। अब बस्तियां बनना शुरू हो गई। क्या हो गई? बस्तियां जो बसना शुरू हुई, जिसे हम नगर बसावट कह सकते हैं। धीरे धीरे एक घर बना, दो, तीन, चार, पाँच, बढ़ते गए बस्तियां, और फिर नगर बस गए। अब अपना जो टॉपिक शुरू होता है दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, वो हो जाएगा आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता। आई होप अब तक जो आपको बताया है आपने अच्छे से सुना होगा और आपने पढ़ा होगा, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता की। आदि मानव ने जब कृषि करना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लिया, तो फिर छोटे छोटे या बड़े बड़े, छोटे छोटे या फिर कह सकते हैं हम बड़े बड़े गांव बसना शुरू हो गए। ठीक है, गांव या नगर, शहर बसना शुरू हो गए। इसमें कुछ लोग जो थे अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे। मान लो आपको भूख है एक चपाती की। क्या? एक चपाती की। आपने रोट चपाती बना ली तीन। कितनी बना ली? तीन। अब यह दो चपातियों का आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे मैं गाय को खिला दूं या कहीं भी मैं डोनेट कर दूं, है ना। दो एक्स्ट्रा बन गई। तो जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में ज़्यादा उत्पादन करने लगा, तो वो दूसरों को देकर जरूरत की वस्तुएं लेने लगा। मतलब वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। भाई ये तू ले ले और ये मुझे दे दे, है ना। ऐसा ऐसा उस समय पर धीरे धीरे होने लगा। अब धीरे धीरे ये जब होने लगा, ये तो एक एग्जाम्पल था, तो फिर व्यापार शुरू हो गया। भाई एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना व्यापार हो गया, वस्तु विनिमय तरीके से व्यापार होने लगा, है ना। और जब व्यापार होने लगा तो नगर बसना गांव से किस में आ गए फिर? नगर। देखो जब व्यापार शुरू हो गया तो नगर बसना प्रारंभ हो गया। नए नगर ऐसे स्थानों पर बसे जहां उपजाऊ भूमि और पर्याप्त पानी था। जितने भी नए नगर बसे, नगर जहां पर बसे, वो कहां पर बसेंगे? जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या हो? पानी हो, और वहां की भूमि क्या हो? बिल्कुल उपजाऊ हो, खूब वहां पर उत्पादन होता हो। ठीक है, तो इसी कारण सिंधु सरस्वती का जो मैदानी भाग था, सिंधु सरस्वती का जो मैदानी भाग था, यहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में और भूमि भी उपजाऊ थी। तो मैदानी जो भाग था सिंधु सरस्वती का, यहाँ पर नगर सभ्यता का विकास होने लगा। नगर सभ्यता का क्या होने लगा? विकास होने लगा। और 1922 में पंजाब के हड़प्पा, बाद में सिंधु के मोहनजोदड़ो के स्थानों पर खुदाई हुई और इस नगर सभ्यता का पता चला। बाद में अन्य स्थानों पर भी खुदाई करने से ऐसी सभ्यता और संस्कृति वाले स्थान मिले। तो पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये आपके 6th क्लास की बुक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अभी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई हुई, ऐसे नगर मिले। बाद में जैसे जैसे खोज होती गई तो ऐसे नगरों से समानता रखने वाली ही सभ्यता और संस्कृति वाले स्थान मिलने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विकास हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो देखो हड़प्पा तो आपको पता ही है,
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये पहला स्थल है। और आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो कह लीजिए, मूवी भी आई थी इसके ऊपर एक, है ना, कोट दीजी और चन्हूदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चन्हूदड़ो, ये जितने भी मैंने यहाँ पर स्थल बताए हैं दोस्तों, ये जितने भी मैंने यहाँ पे स्थल बताए हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर हैं। तो भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास में रोपड़, ठीक है, भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास में क्या है? रोपड़। और गुजरात में लोथल और धोलावीरा, ये कुछ नाम आपने अच्छे से, धोलावीरा गुजरात में, ठीक है, धोलावीरा। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा स्थल, जहाँ फैली नगर सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। मतलब ये जितने स्थल हैं, ये पाकिस्तान वाले भी और ये भारत में भी, यहाँ पर जो ये स्थल मिले अपने को, इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। यहाँ तक इसका विस्तार था क्योंकि इनमें जो अवशेष मिले वो मिलते जुलते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। तो ये संस्कृति पूरी जो सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। तो भारत का मानचित्र देखने से पता चल सकेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। ये संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो ये जो संस्कृति है, ये जो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता या संस्कृति है, ये ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, है ना, ईसा से 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान से 4500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये जो संस्कृति है या ये जो सभ्यता है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? समय काल हो गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये भी आता है कि भाई जो सरस्वती नदी है, क्या है? सरस्वती जो नदी है, इसके बारे में क्या उल्लेख दिया गया है? तो सरस्वती नदी का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसके तट पर वेदों की रचना होने का प्रमाण मिला। वैदिक संस्कृति वाले चैप्टर में भी आप इसको देखेंगे। यहाँ कहना ये उचित होगा कि वैदिक संस्कृति का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। किसकी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का जन्म, ठीक। इस नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी से है। ये नदी हरियाणा, राजस्थान में होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। हरियाणा में और राजस्थान में होती हुई किस में गिर जाती है? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ये गिर जाती है। फिर ये लुप्त हुई कालांतर में। वैसे प्राचीन साहित्य में इस नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया। ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन साहित्य में कौन सी नदी है जिसे सिंधु नदी, सिंधु नदी की माँ कहा गया? तो वो है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया प्राचीन साहित्य में। नवीन खोजों से पता चलता है कि सरस्वती नदी घाटी पर सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। सैटेलाइट से तस्वीरों में इस नदी का संपूर्ण मार्ग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा था? देखो, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेष बात यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। जो नगर निर्माण योजना थी दोस्तों, वो यहाँ पर विकसित कैसे थी? विकसित। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग के परिवार रहते होंगे। दोनों के अपने दुर्ग थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उसके निम्न स्तर का एक शहर था। दुर्ग ऊंचाई पर और जो एक निम्न स्तर का शहर था वो नीचाई पर, ठीक है। ये क्या था? दुर्ग था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों की बात ये की जा रही है
है ना। तो प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे निम्न स्तर का नीचा एक शहर था, जहाँ ईंटों के मकान में नगर और अन्य लोग रहते थे। ठीक है, ईंटों के मकान में नगर के अन्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में जो विशेष बात है, ये जाल की तरह फैले हुए थे। किसकी तरह फैले हुए थे? जैसे जाल होता है उसकी तरह ये फैले हुए थे। ठीक है, जो नगरों में, इन नगरों की विशेषता है कि ये जाल के रूप में फैले हुए थे। यहाँ पर सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति भी हम कह सकते हैं, है ना। समकोण पर काटती थी। नगर आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। नगर क्या था? आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि बाढ़ या आक्रमण के समय गढ़ में ऊंचाई पर जाकर शरण लेते होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो तरीके के, एक तो ऊंचाई पर तो क्या मिलता था? आपके दुर्ग मिलता था। क्या मिलता था? ऊंचाई पे दुर्ग मिलता था। ऊंचाई पर दुर्ग मिलता था, इससे नीचे नगर मिलता था। इस नगर की बातें कही गई हैं कि समकोण पर सड़कें काटती थी, लेकिन जब बाढ़ वाढ़ का ऐसा कुछ होता था तो यहाँ के लोग दुर्ग में जाकर शरण लेते होंगे, ऐसा कुछ प्रतीत हुआ। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागारों की थी। ठीक है, धान स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए, ये आयताकार में नदी के पास बनी होती थी। संभवतः नदी के रास्ते से माल नावों में लाया जाता होगा और गोदामों में रखा जाता होगा। नगर के इसी भाग में भट्टियाँ थी तथा धातुकार तांबे, कांसे, टिन आदि वस्तुएं तैयार करते होंगे। खुदाई में सभा भवन, बाजार, चौक, स्नान कुंड आदि मिले, जो उनकी नगर नियोजन की सुव्यवस्थित योजना की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की यदि हम बात करें तो हड़प्पा में जो सबसे अच्छी इमारतें जो हैं वो है धान्यागार। ठीक है, धान्यागार। ये धान्यागार जो थी आयताकार में नदी के पास बने होते थे, है ना। और संभवतः नदी के रास्ते से माल नाव से लाया जाता होगा और गोदामों में रखा जाता होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पर भवन की। किसकी बात करते हैं? भवन की। नगर का जो भाग जनसाधारण के लिए रहने का था वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। वहाँ पर देखो नालियाँ, कुएं, सब व्यवस्था थी। भवन में ईंटों की मोटी दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे, तेल के बड़े बड़े मटके, रसोई के पास नाली, जानवरों के रखने के लिए स्थानों में भवनों में पाए गए। कुछ घरों में कुएं भी प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। मकानों में स्नानागार भी है। तो कुएं वाली बात ध्यान में रखना। घर के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए कुएं लगभग हर घर में पाए गए हैं। ठीक है, खुदाई से ये भी पता चला कि इस सभ्यता में जो वर्ग थे वो कितने थे? 3 थे सामान्यतः। कितने वर्ग थे? 3। एक तो भाई साहब शासक, जो कहाँ रहता था? ऊंचाई वाले दुर्ग पर। कहाँ रहता था? ऊंचाई वाले दुर्ग पर। ठीक है, दूसरा व्यापारी। दूसरा वर्ग कौन सा? व्यापारी। ठीक है, और तीसरा मजदूर वर्ग। जो किसान जो थे वो अन्न पैदा करते थे, गांव में रहते थे। तो खंडरों से पता चलता है कि भवन अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाते थे। भवन खुले चौड़े बड़े, और घर का गंदा पानी निकालने के लिए नाली प्राय जमीन में दबाकर बनाई जाती थी। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। जो नाली व्यवस्था के ऊपर तो काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जैसे कालीबंगा से तो लकड़ी की नालियाँ मिली है ना। तो नाली ढककर बनाई जाती थी। उस समय के ऊपर कितना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे कि नाली अच्छे से और ज़मीन के अंदर ढककर बनाई जाती थी, है ना, दबा कर बनाई जाती थी। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरावशेषों की यदि हम बात करें पुरावशेष, ठीक है, पुरावशेषों की यदि हम बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभी स्थलों की खुदाई में जो भी वस्तु मिली उनमें कुछ ना कुछ समानता है। वस्तुओं से उस समय के नागरिकों के रहन सहन का, जीवन स्तर का पता चलता है।
प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस नगर सभ्यता को बहुत अधिक विकसित माना जा सकता है। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये नगर सभ्यता कैसी है, विकसित है। जैसा जैसा सामान मिला खुदाई के अंदर, रहन सहन की बातें पता चली, वहाँ पर विशेषता पता चली, तो मतलब ये सभ्यता बहुत विकसित मानी जा सकती है। अब सभ्यता लुप्त कैसे हो गई, तो देखो ये संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक बनी रही थी। 1000 वर्ष तक बनी रही थी। ये कैसे नष्ट हुई इसके बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं है। कोई कहता है बाढ़ की वजह से, कोई कहता है महामारी की वजह से, कोई प्राकृतिक प्रकोप बताता है, कोई भूकंप बताता है। और ये विकसित नगर धीरे धीरे इन कारणों की वजह से समाप्त हो गए। वैसे कोई इनके बारे में कोई ठोस कारण पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं अपन। ये है जो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, इसकी जो समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी है ये है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, ये जो सभ्यता है आपकी, ये अफ्रीका के ये उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में नील नदी के दोनों किनारों पर ये सभ्यता फली फूली। ठीक है, मिस्र की नील नदी, तो नील नदी के दोनों किनारों पर, और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम मिस्र क्षेत्र में ये फैली। ठीक है, ये समकालीन है सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। ठीक है, दूसरी जो सभ्यता है देखो यहाँ पर, ये है आपकी क्या कहते हैं इसको, मेसोपोटामिया की दजला फरात। मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता जो है, ये वर्तमान इराक के दोआब, दो नदियां जहाँ मिलती हैं वहाँ दोआब के स्थान पर दजला और फरात नामक नदियों के भूभाग पर यह सभ्यता विकसित हुई। इसी क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया आदि सभ्यताएं भी मिली। तो मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता भी इसकी समकालीन है। ठीक है, तीसरी है चीन की ह्वांगो नदी की सभ्यता। चीन की ह्वांगो नदी निचले हिस्से में मैदानी इलाकों में जहां उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती थी, वहां इस सभ्यता का विकास हुआ। तो देखो सभ्यताओं का विकास ज़्यादातर कहाँ हो रहा है, नदी किनारे, क्योंकि इसका कारण था एक तो पानी प्रचुर मात्रा में, दूसरी जो यहाँ पर भूमि है वो कैसी है दोस्तों, उपजाऊ। दो कैसी है, उपजाऊ। तो उपजाऊ भूमि यदि मिलेगी, पानी की प्रचुर मात्रा मिलेगी, तो वहाँ पर सभ्यताओं का विकास होना स्वाभाविक है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन ये कुछ सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आपको छोटी मोटी बातें यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपना। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो चैप्टर में दी हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ जिले में है। यही प्रश्न बन जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ दो जिले देकर कंफ्यूज कर देते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पुराऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित इन टीलों से खुदाई से जो सामग्री प्राप्त हुई वो हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। ठीक है, तो लकड़ी की नालियाँ और ये सारी विशेषताएं हम आगे जब चैप्टर्स में लेके आएंगे आपके लिए, तो वहाँ पर विस्तृत रूप से वन लाइनर के माध्यम से आपको बता देंगे, है ना। अभी जो हम चैप्टर देख रहे हैं 6th क्लास का, आहड़ की जो सभ्यता है ये बेड़च नदी के किनारे है। ठीक है, आहड़ की जो सभ्यता है ये किसके किनारे है, आहड़ जो सभ्यता है ये बेड़च नदी के किनारे है। आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये किसके नाम से प्रसिद्ध थी, ताम्र नगरी, ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्धि, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई तो ताम्र युग के पत्थर, तांबे के मिट्टी के बर्तनों के यहाँ पर अवशेष मिले। और ये है कहाँ पर, ये उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। आहड़ जो सभ्यता है ये बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। ठीक है, ताम्र नगरी। नेक्स्ट देखिए आपकी गिलूंड। गिलूंड जो है ये उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, गिलूंड जो कि राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद,
राजसमंद में एक टीले पर खुदाई पर प्राप्त हुई। इसमें आहड़ के समान ही विशेषताएं मिली, अवशेष मिले। तो आहड़ और गिलूंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आहड़ और गिलूंड ये दोनों जो हैं, इन सभ्यताओं को आहड़ संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आहड़ संस्कृति। ठीक है साहब, आहड़ संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट सभ्यता है आपकी बागोर। कौन सी है? बागोर। तो बागोर है भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले की बागोर नामक स्थल पर कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे पाषाण और ताम्रकालीन उपकरण यहाँ पर मिले खुदाई में। इसे दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति, ध्यान में रखिएगा, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बागोर जो सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे है, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। फिर आपकी आ जाती है बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल नामक गांव में एक टीले पर खुदाई हुई। ये भी आहड़ संस्कृति का ही विस्तृत, मतलब क्या कहते हैं उसको, विस्तार है ना। नेक्स्ट है आपकी नौह। कौन सी है सभ्यता? नौह। ये स्थल है, सभ्यता स्थल है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर तांबे और हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी आदि मिली, जो ताम्र युग के माने जाते हैं ना। लोहे की कुल्हाड़ी भी मिली। तो नौ जो है ये आप कह सकते हैं भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर में। वल्लभ नगर राजस्थान के भरतपुर शहर में 5 किलोमीटर दूर नौ नामक स्थान पर ये नौ स्थल है, जो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है आपका चंद्रावती। क्या नाम है स्थल का? चंद्रावती। ये चंद्रावती माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर है, जो प्राचीन मानव जीवन का निवास, आवास, जीवन की विविध पक्षों की जानकारी देता है। चंद्रावती पुरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल था। पुरा मध्यकाल का, पुरा मध्यकाल का एक अत्यंत महत्व का स्थल था। यहाँ चल रहे उत्खनन से किले के अवशेष, अनाज संग्रह के कोठार, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ एक विशाल दुर्ग था। यहाँ परमार वंश की राजधानी थी। तो चंद्रावती को ध्यान में रखिएगा आप, कौन से वंश की राजधानी थी? परमार वंश। परमार वंश, ऐसा सभ्यता स्थल जहाँ पर परमार वंश की राजधानी थी, वो कौन सा है? चंद्रावती। कौन सा है वो? चंद्रावती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पचमाता। कौन सा स्थल है? पचमाता। तो राजसमंद में है, उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर पचमाता गांव में है, और यहाँ गिलूंड के पास और आहड़ बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये पचमाता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है, जो कि हड़प्पा के समकालीन है। यहाँ पर कई नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो सीप की चूड़ियाँ है ना, सीप चूड़ी है ना, टेराकोटा के मनके, शंख, जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली, ये अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है, वो यहाँ पर मिला। नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर और कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियाँ और चूल्हे मिले हैं। 2 भट्टियाँ और चूल्हे कहाँ से? पचमाता से। 2 भट्टी और चूल्हे। ठीक है, एक जो विशेष जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो प्रश्न बन सकता है, वो पचमाता से देखिए आपको एक दिया गया है जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली, इसको ध्यान में रखिएगा। लेपिस लेजुली पचमाता। ठीक है, ये अर्ध कीमती पत्थर है, अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है, नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, ये यहाँ से मिला। नेक्स्ट जो आपकी सभ्यता स्थल है दोस्तों, वो है गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर। ये सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे है?
तो कांतली नदी के किनारे है सीकर में गणेश्वर सभ्यता। इस स्थल से ताम्रपाषाण कालीन की भारी मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है। लास्ट जो स्थल है आपका यहाँ पर ये है बैराठ। कौन सा है? बैराठ। ये जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। विभिन्न युगों की विकसित स्थल रहा। महाभारत काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जो आप जनपद देखेंगे हम, उसमें मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराठ। यहाँ सम्राट सम्राट अशोक के शिलालेख, जो शुरू में हमने शिलालेखों की बात की थी, तो सम्राट अशोक के शिलालेख भी बैराठ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल है, जैसे करनपुरा। ये भी नाम आपको ध्यान में रखने ही होंगे, जो चैप्टर के लास्ट में है। करनपुरा, बिजनौर, तरखान, तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा। ठीक है, ये एक ही नाम है, तरखान वाला डेरा। ये कुछ पुरास्थल है। तो ऐसे 100 पुरास्थल मिले हैं, जिनमें 6 का उत्खनन हो चुका है। ठीक है, 100 के लगभग पुरास्थल मिल गए हैं। तो शिलालेख मतलब पत्थर या धातु पर लिखे हुए अभिलेख। अनाज रखने का स्थान धान्यागार। नरवंश मतलब मानव जाति। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? यदि आप अब तक बने हुए हैं तो पाठ के लास्ट में जो ये हैं इनका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, सिंधु सभ्यता ईसा में कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। इन दोनों प्रश्नों का कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या क्या इसके आंसर हैं और आपको ये कैसा लगा। किताब का अध्ययन जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति को। तो दोस्तों, ये प्रयास यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपके लिए अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल परीक्षा तक आता रहेगा। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।